Hello everyone, welcome again to Punjabi Canadian. I hope you are enjoying your life and staying healthy. So today I'm going to make videos for ITI holders or electrical diploma holders. So this video is going to be really useful for all of you who really want to come to Canada either way. So I'm going to explain some of the important things, but before that I have to find a good place to shoot this video because I don't want to mess it up. I want to talk with you very sincerely. So let's go. To Punjabi Canadian, I hope you are doing healthy and happy. So after a lot of struggle, I found this place and पूरे 2 किलोमीटर दूरी हूँ मैं घर से कोई अच्छी सी जगह देखने के लिए कि कहाँ पे बैठकर मैं शूट कर सकती हूँ इस वीडियो को. सो लकली और अनलकली आई फाउंड दिस प्लेस. थोड़ा इरेलीवेंट लग रहा है बिकॉज़ यहाँ पे बैठने के लिए कुछ भी नहीं है. अब मैं साथ में एक श्रग लेकर आई थी, उसी को नीचे बैठाया और उसके ऊपर बैठ चुके हैं. सो दिस इज़ द होल थिंग्स विच आई हैव प्रिपेयर फॉर टुडे. In this video, as I have told you, I'm going to describe about the people who want to come to Canada after ITI or after electrical diploma. There are a lot of confusions and I have been receiving so many messages related to that, so I thought to make this video. So please subscribe to Punjabi Canadian and like this video and share it with your friends. I know a video can be little longer, so please stay tuned, watch this video till the end, and if you want to have any questions you want to ask from me, so then you can follow my Instagram page, that's The Rare Miracles. I'm going to put the link in the description box and you can comment it under this YouTube video. And the YouTube is the best way to contact with me rather than Instagram and other platforms, and even the choice is in your hands. So okay, तो मैं अब ये पूरी वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. उसके बाद बहुत अंग्रेजी हो गई बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हिंदी में बनाएं प्लीज़. तो ओके, आई होप सो जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो वो समझ जाएंगे, और जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. तो अब इसमें बात ये है कि अगर आपने ITI की है, राइट, इंडिया में ITI का इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे मोस्टली, और दूसरी साइड हम उन कॉलेजेस की बात करेंगे जो ब्रिटिश कोलंबिया में है. मैंने उन्हीं के ऊपर रिसर्च की है, तो उन्हीं को ही मैं रेफरेंस लेके ये पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ. सो नंबर 1 थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले तो आपने जब आपने ITI कंप्लीट कर ली तो मेक श्योर आप कभी भी कोई गैप ना डालें. मेक श्योर यू स्टार्ट योर जॉब, चाहे वो छोटी जॉब हो चाहे बड़ी हो, लेकिन आपने अपनी जॉब स्टार्ट कर लेनी है. और जॉब के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एक्सपीरियंस बनना चाहिए. अब वो एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा? अगर आपकी सैलरी मंथली बेसिस, बाय मंथ और बाय वीकली, वट एवर वेज यू गॉट, राइट, तो जो तुम्हारी सैलरी है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आनी चाहिए. मीन्स जब आप अप्लाई करोगे कनाडा के लिए तब वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ उनके लिए होता है कि येस तुमने उस कंपनी के अंडर काम किया है, इतने सालों तक किया है, इसीलिए तुम्हारे अकाउंट में ये सैलरी आई है, ठीक है. और एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि आपने इनकम टैक्स फाइल किया होना चाहिए. जैसे ईयरली बेसिस होता है इंडिया में, मार्च टू अप्रैल में फ़ाइल होता है, राइट, तो उसी वजह से आपने फ़ाइल भी किया होना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैप मत डालना, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और ITI कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब आप ब्रिटिश कोलंबिया में अगर कॉलेजेस को देखोगे जैसे BCIT, KPU एंड देयर आर अदर मोस्ट फेमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो उनमें कुछ एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अब वो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी टफ़ हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते. हाँ, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, उसमें आपको थोड़े सा एफ़र्ट ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं, बट वो बहुत ही अच्छा वे है. अगर एक बार आप एडमिशन ले लेते हो, वहाँ से स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब्स, ओके. और इवन मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि कनाडा में इलेक्ट्रिशियंस को बहुत अच्छी जॉब मिलती है, और उनकी अगर तुम खुद का भी काम करते हो, इवन कि आप किसी छोटी सी कंपनी में भी काम कर रहे हो, तब भी आपकी जो वेज है वो $35 पर आवर टू $40 पर आवर होती है. और ये एंट्री लेवल की बात कर रही हूँ. जब आपके पास एक्सपीरियंस बनने लग जाता है तो ये उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ भी होती रहती है.
थोड़ा उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था, पीछे से बच्चे खेल रहे थे। तो यस, तो उसके बाद आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के बाद कर क्या कुछ सकते हैं। तो अगर आप मैंने कुछ रिसर्च की, उससे ये पता लगता है कि इफ़ यू हैव डन आईटीआई और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, तो आप एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, मैरीन एंड रेलवे, इन सभी के लिए एलिजिबल हैं। डिपेंड करता है कि आप अपना कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आपने अपना कोर्स चूज़ करना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, देन यू शुड नो दैट हाउ you will find their jobs, and even there is some platforms like Indeed. So just go over there, search for the job requirements, and according to that apply for the course and complete your experience. Okay, so दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। एंड देन एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है ब्रिटिश कोलंबिया में कि यहाँ पे 4 तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। पहले कोर्सेज़ होते हैं जिन्हें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स बोला जाता है, वो लेस दैन 1 ईयर के होते हैं। दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्सेज़, जो कि मोर दैन 1 ईयर्स के होते हैं। 1 to 2 ईयर्स तक इनकी जो होती है कोर्स ऑफ स्टडी होती है, लेकिन 2+ ईयर्स भी होते हैं। तीसरा हो जाता है ब्रिजिंग प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगी। एंड फोर्थ हो जाता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। अब इंजीनियरिंग का तो सेम ही होता है कि 4 ईयर्स ऑफ आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, बट सेम एज इंडिया कि अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तब भी ऐसा ही होता है, सेकेंड ईयर में डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल जाती है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक प्रूफ देना पड़ता है कि येस यू हैव दैट स्पेसिफिक नॉलेज, यू कैन अप्लाई टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो उसी को बोलते हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम्स। उन ब्रिजिंग प्रोग्राम्स के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि या तो आपने किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिसके साथ उस यूनिवर्सिटी का टाई अप है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूबीसी की एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड लाइक यूनिवर्सिटी इन दिस होल वर्ल्ड, और इवन आई थिंक टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लेनी है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी। या तो आपने एक कोई ब्रिजिंग प्रोग्राम किया होना चाहिए, वो कोई भी कॉलेज हो सकता है, वैंकूवर आइलैंड यूनिवर्सिटी है, आइलैंड कॉलेज आई थिंक, या कुछ ऐसा है। तो वहाँ पे आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया जो कि 1 ईयर्स का था। उसके बाद आप यूबीसी में, अब वही यूनिवर्सिटी वही आपका जहाँ पे आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, वही कॉलेज आपको हेल्प करेगा यूबीसी में एडमिशन दिलाने में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। यू कैन गेट डायरेक्टली गॉट एडमिशन इन यूबीसी, राइट। सो दिस इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ब्रिजिंग प्रोग्राम्स में आती है। और इसी वजह से कोई भी यूनिवर्सिटी, इवन दो अगर आप डिफरेंट प्रोविंस में भी जाना चाहते हैं, तब भी ये ब्रिजिंग प्रोग्राम्स काम आते हैं। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो कोर्सेज़ जो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ कर रहे हो, जो वो ब्रिजिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो थोड़े चीप होते हैं। मतलब मीन्स अगर यूबीसी को देखा जाए, कहाँ आप यूबीसी में 4 साल के अकॉर्डिंग वहाँ पे पैसे दे रहे हो, और कहाँ आपने एक कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल रही है यूबीसी के 2nd और 3rd ईयर में। तो उसके साथ क्या है कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है, आपके पैसे भी सेव हो रहे हैं, और अच्छी खासी आपको नॉलेज मिल रही है। आप यूबीसी के स्टूडेंट बन रहे हो, और उसके बाद आपकी जॉब्स जब अप्लाई करोगे तब भी आप ये सब चीज़ें शो करते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि यूबीसी का नॉट यूबीसी इन ब्रिटिश कोलंबिया ये थोड़ा डिफरेंट वे है। और या दूसरा भी ये होता है कि अगर आपने ब्रिजिंग प्रोग्राम नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दो। अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। वो एक 2 to 3 आवर्स का पेपर भी हो सकता है, जिसमें आपने अपनी नॉलेज को प्रूव करना है कि येस आई नो दिस थिंग्स। और या फिर ये हो सकता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होती हैं, वो कहती हैं कि अगर आपने इंडिया से ही या फिर यहाँ पे आकर आपने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की हैं। इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ BCIT, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मैंने उसमें देखा था, अगर आपने डिप्लोमा करना है ऑटोमेशन का, आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा, और या फिर आपने ITI कर रखी है इंडिया में, और उसके बाद आप BCIT का प्रोग्राम करना चाहते हो ब्रिटिश कोलंबिया में, तो उसमें क्या होता है कि या तो आपको इंग्लिश में पहली चीज़ आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप 12th पास करके आ रहे हो तो उसमें
टू 80% आपके मार्क्स होने चाहिए और उसके साथ आपका आइलेट्स का एग्ज़ाम होना चाहिए, 6.5 की आपकी रिक्वायरमेंट्स मेट करनी चाहिए। उसके बाद आपका मैथ किया होना चाहिए और मैथ में आपने प्री कैलकुलस किया होना चाहिए, जो कि उसमें भी आपको 70 to 75% आपके होने चाहिए। उसके बाद आ जाती है फ़िज़िक्स, उसमें भी सेम चीज़ है, आपके 67% टू 75% के बीच में होने चाहिए। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, टेक्निकल मैथ एंड इंग्लिश, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि सुनने में अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी जो अभी 10th पास कर चुका है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगी कि क्या करो, 10th के बाद ना नॉन मेडिकल करो, जिसमें PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसमें आपकी ये सभी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी। आप अच्छे से परसेंटेज अच्छे से मार्क्स स्कोर करें, उसके बाद आइलेट्स का एग्ज़ाम दें और डायरेक्टली कम टू कनाडा। यहाँ पे किसी भी कोर्स में, डिप्लोमा प्रोग्राम में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, जैसे भी आपको पॉकेट, आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करती है, वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको वेज के बारे में भी बता दिया और कौन कौन सी फील्ड हैं उसके बारे में भी बता दिया। तो यही था आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि यू गेट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, go to the comment section. I will reply to you within 7 days. So yeah, so that's all for this video. Let me revise this whole page, maybe कुछ मैं भूल ना जाऊँ। तो I think I have completed everything which I have searched about. तो या एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, मैं जब भी आप कोई कोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद ये देखो कि उस कोर्स के बाद मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिशियन का काम करने आ रहे हो, प्लम्बर का करने आ रहे हो, सेम प्रोसीजर होता है, आपको लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसे रेड सील एग्ज़ाम बोलते हैं। अब जो भी आप कोर्स कर रहे हो, आप जो भी डिग्री प्रोग्राम कुछ भी कर रहे हो, उसमें ये देखो कि क्या आपकी रेड सील की एलिजिबिलिटी बन रही है ना। कहीं ये तो नहीं होगा कि इतने पैसे लगा दिए, इतना टाइम लगा दिया, अब उसके बाद फिर से आपको कुछ करना पड़ रहा है जस्ट टू गेट एलिजिबल फॉर दिस रेड सील एग्ज़ाम। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखना, सर्च करना थॉरली, और इफ़ यू वांट कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये टॉपिक लेकर आऊँ, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।